Hello friends, welcome back to Pre Medico. Myself Dr. अनंत राज मौर्य। आज हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। इसके 10 सालों के क्वेश्चंस और इसके सम इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शंस। ओके, this diagram showing human respiratory system. Okay, this is epiglottis. Epiglottis क्या करता है? ये कवर करता है किसको? विंड पाइप की ओपनिंग को ड्यूरिंग swallowing. ओके, कवर करता है ओपनिंग को। कब? ड्यूरिंग swallowing कवर करता है। ओके, लैरिंक्स क्या करता है? ये साउंड प्रोडक्शन करता है। ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। साउंड बॉक्सेस को बोलते हैं। ट्रेकिया में क्या होता है? ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। ट्रेकिया कवर बाय इस ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम्प्लीट नॉट कंप्लीट। दिस इज सी शेप रिंग होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ट्रेकिया आगे डिवाइड होकर के राइट एंड लेफ्ट ब्रांकी देन ब्रांकियोल देन टर्मिनल ब्रैंकियम देन एल्वुलाई में डिवाइड हो जाती है। दिस इज लंग। ओके, एल्वुलाई क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। ओके, तो ये लंग है। लंग की कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। प्लूरल मेम्ब्रेन दो तरीके के, कौन सा? पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। ओके, तो पैराइटल प्लूरा क्या होता है? ये आउटर कवरिंग होती है, ये आउटर होगी और ये इनर कवरिंग होती है। ओके, अटैच्ड विथ लंग्स। ये लंग्स से अटैच होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा? दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा होगा? प्लूरल फ्लूइड भरा होगा जो क्या करता है? शार्प एंजर एब्जॉर्ब करता है। प्लूरा के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? प्लूरिसी बोलते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? प्लूरिसी बोला जाता है इसको, प्लूरल मेम्ब्रेन इन्फेक्शन को। ओके, देन ये नीचे एक मसल्स लाइक डोम से भी स्ट्रक्चर होता है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं बोलते हैं इसको डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम ये इंस्पिरेशन के समय क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन के समय क्या हो जाएगा? डोम शेप हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एंड दिस इज ड्राई ड्रिप्स। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग आता है, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट आप लोगों के लिए होता है। ओके, तो इंस्पायरेशन में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? अगर जो नेम है सेम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायफ्राम और सेम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ओके, तो इंस्पायरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये फ्लैट हो जाएगी। पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम फ्लैट हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीजेज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट। डायफ्राम दिस ये एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस को इंक्रीज करेगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ा है, इंक्रीज बाय डायमीटर कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपोजिट मसल्स, इंस्पायरेशन हो रहा है तो ये इंटरकॉस्टल मसल हमारे लंग्स में रिब्स, ये कहाँ पाई जाती है? रिब्स पाई जाती हैं। ये अटैच्ड विथ रिब्स या बिटवीन रिब्स पाई जाती हैं। ओके, अटैच विथ रिब्स में होंगी, दो रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, दो होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इंस्पायरेशन के समय अपोजिट नेम वाली कॉन्ट्रैक्ट करती है। इंस्पायरेशन में आई फॉर आई, ई फॉर एक्सटर्नल, तो अपोजिट नेम वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इंस्पायरेशन में अपोजिट वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सेम वाली रिलैक्स हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डायमीटर कैसा होगा? रिब्स और स्टर्नम को लिफ्ट अप करेगी और इंक्रीज वॉल्यूम बाय डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल, दिस इज वर्टिब्री, दिस इज बैक साइड और ये डॉर्सल एक्सिस हो जाती है और ये वेंट्रल, स्टर्नम और रिब्स रहेंगी। तो ये डायमीटर ये
वेंट्रोडार्सल मतलब डार्सल वेंट्रल एक्सिस डायमीटर का बढ़ेगा जब इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट हो जाएंगे। ओके क्लियर। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट करेगी तो डार्सो वेंट्रल डायमीटर बढ़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके देन सेकेंड पॉइंट, रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पिरेशन के समय एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कांटेक्ट करेगी बट सेम वाली रिलैक्स हो जाएगी। इंटरनल आई मींस इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। जब रिलैक्स हो जाएगी तो थोरैक्सिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था डार्सोवेंट्रल। ओके डार्सोवेंट्रल एंड कौन सा इंटरपोस्टेरियर एक्सिस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एटमॉस्फेयर के मुकाबले। एटमॉस्फेयर से इसका प्रेशर कम रहेगा तो डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेयर से क्या हो गया, कम हो गया। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि निगेटिव प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव प्रेशर लंग में डेवलप हो जाएगा एटमॉस्फेयर के मुकाबले। जब नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा, बाहर प्रेशर ज्यादा है, लंग के अंदर प्रेशर कम है, तो बाहर से एयर अंदर इंटर कर जाएगी। एयर आउटसाइड टू मूव इनसाइड, एयर बाहर से अंदर की ओर इंटर कर जाएगी। ओके इसको इंस्पायरेशन बोल देते हैं। ओके तो आप लोग ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है अच्छे से समझ करके याद कर लीजिएगा कब क्या होता है ये। ओके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। नेक्स्ट इंस्पायरेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपोजिट मसल्स मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ई फॉर एक्सपायरेशन, आई फॉर इंटरकॉस्टल इंटरनल मींस एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिलैक्स ऑन करेगी सेम वाले। एक्सटर्नल सेम आदमी रहता है तो रिलैक्स करता है, अपोजिट में ही ताना तानी होती है तो अपोजिट वाली कॉन्ट्रैक्ट करती है। अपोजिट लोगों से कंट्रैक्शन रहता है बट सेम वाले में रिलैक्सेशन रहता है। तो सेम रहेगा तो रिलैक्स मसल हो गई, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सपायरेशन, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो गई। डायफ्राम रिलैक्स होगा तो डोम शेप हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डायफ्राम रिलैक्स होगा तो डोम शेप हो जाएगा, दिस इज डोम शेप डायफ्राम। ओके एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल आल्सो रिलैक्स। जब रिलैक्स हो जाएगी तो ये ब्रीफ स्टर्नम अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। जब नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे तो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे अंदर क्या हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा एटमॉस्फेयर के मुकाबले। मींस लंग्स के अंदर प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो जाएगा। जब एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो जाएगा तो एयर आउटसाइड चली जाएगी। तो डायफ्राम एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर नॉर्मल पोजीशंस एंड रिड्यूस देयर थोरैसिक वॉल्यूम एंड पल्मोनरी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा, इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एबव देन एटमॉस्फेयर। तो ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कर देगा और एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड हो जाएगा। ओके क्लियर, दिस इज एक्सपायरेशन। क्लियर। तो आप लोगों को ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट मैंने एकदम सिंपल वे में बनाया है क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजिंग दिया बट क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ से इसको याद कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट आप लोग लेता है कि रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी कैसे याद करें, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजिंग करता है। तो मैं आप लोग के लिए एकदम सिंपल वे में इकट्ठा किया हूँ। ओके तो फर्स्ट वाइटल कैपेसिटी, जबकि बुक्स में क्या दिया है, फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम दिया है। मैं वाइटल कैपेसिटी से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से याद करना आसान होगा आप लोगों को। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि मैक्सिमम, याद रखिए कि ऑलवेज मैक्सिमम वॉल्यूम आफ्टर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, दो चीजें हैं। वाइटल कैपेसिटी में ब्रीथिंग इन भी होगी ब्रीथिंग आउट भी होगी, लेकिन कब होगी, ब्रीथ इन कब करेगा आदमी, ब्रीथ इन करेगा आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स मतलब ब्रीथ इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जितना ज्यादा एयर निकाल सकते हो उसके बाद आपको कितना लेना है, ये कहता है वाइटल कैपेसिटी। मतलब ब्रीथ इन आपने एयर लिया कब, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, ये वाइटल कैपेसिटी। या ब्रीथ आउट किया आपने, क्या किया, ब्रीदिंग आउट कर दिया, एयर को बाहर निकाला कब, आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन। ज्यादा एयर लेने के बाद आप जितना निकाल सकते हो ये वाइटल कैपेसिटी कहलाएगी। मींस दो डेफिनेशन, ब्रीथिंग इन भी है ब्रीथिंग आउट भी है। फोर्स्ड इंस्पायरेशन फोर्स्ड एक्सपायरेशन दोनों फोर्सबल है। तो ब्रीथिंग इन, ब्रीथ आदमी कब लेगा, जब फोर्स्ड एक्सपायरेशन करेगा। ब्रीथ आउट कब करेगा, जब फोर्स्ड इंस्पायरेशन करेगा। क्लियर। वैल्यू क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम
एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू 500, 800, 3000 ml, देन 46 ml टोटल वैल्यू हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी की। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना है कि किसका किसके कॉम्बिनेशन से होता है। बस क्या नहीं होता है वाइटल कैपेसिटी में, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होता है ये, ओके, एब्सेंट होता है वाइटल कैपेसिटी में, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके, इंस्पायरी कैपेसिटी, ओके, सेम नेम याद रखिए, इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम जो वॉल्यूम होगा वो फोर्सिबल होगा, ओके, जहां भी वॉल्यूम रहेगा फोर्सिबल रहेगा। तो इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम सेम नेम इंस्पायरेशन सेम काम, इंस्पिरेशन काम क्या है, जो सेम नेम सेम काम करेगा। इंस्पायरी है तो इंस्पायर करेगा, लेकिन कब इंस्पायर करता है, तो वॉल्यूम मैंने बताया फोर्सिबल होगा, तो फोर्सिबल इंस्पायरेशन के बाद जितना लंग में जाएगा, मतलब इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन मींस इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, वर्ड आया इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000 ml, ओके। अब यहीं पर एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम डिस्कस करने में क्या हो जाएगा, तो एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपायर सेम नेम एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन सेम डेफिनेशन, बट तो एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्या है, इंस्पायरी कैपेसिटी इंस्पायरी जुड़ा हुआ है, सेम नेम सेम काम, इंस्पायरी सेम नेम सेम काम, इंस्पायरी है तो इंस्पायर करेगा, लेकिन इंस्पायरेटरी में रिजर्व वॉल्यूम में क्या था, फोर्सिबल इंस्पायर करता था, यहाँ पर क्या है, इंस्पायर कब करेगा कैपेसिटी में, फोर्सिबल मींस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या करता है कि इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल इंस्पायर करेगा, उसके बाद जो इंस्पायर करेगा उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, मींस पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, याद रखिए नॉर्मल एक्सपायर के बाद जो इंस्पायरेशन करेगा वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी, ओके, क्लियर। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, मींस नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना वो एक्सपायर करता वो एक्सपायरेटरी हो जाती, तो यहाँ पर अपोजिट है, ओके। इंस्पायरेटरी है तो इंस्पायर करेगा कब, नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये नॉर्मल वर्ड याद रखिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन, क्लियर। इसकी वैल्यू क्या होगी, टाइटल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 500 1000 ml इक्वल टू 3500 ml, क्लियर। अब टोटल लैंग कैपेसिटी की आती है, टोटल लैंग कैपेसिटी में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, इतना एयर वॉल्यूम कहाँ एक्यूमुलेट होगा, इन लंग एट एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, फोर्स्ड इंस्पायरेशन आपने लिया, फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद जितना एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन कॉल्ड टोटल लैंग कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टोटल लैंग कैपेसिटी ऑल आर सेम बट माइन्यूट डिफरेंस क्या है कि दोनों में फोर्स्ड इंस्पायरेशन दोनों में है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में भी फोर्स्ड इंस्पायरेशन, टोटल लैंग कैपेसिटी में भी फोर्स्ड इंस्पायरेशन है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें क्या है, केवल इंस्पायर करता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन के द्वारा, इसमें एक्यूमुलेट करता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जितना एक्यूमुलेट होता है वो टोटल लैंग कैपेसिटी हो जाती है, क्लियर। तो टोटल लैंग कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम किसमें एब्सेंट था, एब्सेंट इन वाइटल कैपेसिटी में क्या था, एब्सेंट था, कौन, रेसिडुअल वॉल्यूम, ओके। वैल्यू क्या होगी, 500 3000 1100, देन रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml इज इक्वल टू 5800 ml, या बोल सकते हैं क्या कि टाइडल वो टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम मींस 5800 ml हो जाएगा, क्लियर। तो आप लोगों को ये मैंने 4 वॉल्यूम लिखे हुए हैं, 4 वॉल्यूम कैपेसिटी हैं, आप इनको कोरिलेट करके जैसे मैंने बताया आप थिंकिंग कर लेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने अभी डिस्कस किया, सेम नेम सेम काम, पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, जो भी वॉल्यूम है वो फोर्सिबल रहेगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन,
तो एक्सपायरेटरी में क्या हो जाएगा, एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन। क्लियर, इसकी वैल्यू 1000 ml टू 1100 ml। ओके, अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी वैसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, सेम नेम सेम काम। क्लियर, आफ्टर एक्सपायर कब आदमी करेगा, कब पर्सन करेगा एक्सपायर, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायर, मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जितना वो एक्सपायर कर सकता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या थी, इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना इंस्पायर कर सकता था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी। बट यहाँ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मीन्स क्या, सेम काम एक्सपायर करेगा बट पर्सन कब, नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद, नॉर्मल इंस्पायर किया उसके बाद जितना वो एक्सपायर कर सकता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। क्लियर, तो टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मींस 1600 ml। तो आप लोग ये दोनों को रिलेट कर लीजिएगा, मिसिंग नहीं होगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो जहां वॉल्यूम है वहां क्या है, फोर्सिबल था। तो रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन मींस फोर्सिबल कब रिमेन होगा, जब एक्सपायरेशन करोगे तभी लंग्स में बचेगा, लेकिन कब, फोर्सिबल एक्सपायर करने के बाद जितना बचा रह जाएगा वो रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। वैल्यू 1100 ml टू 1200 ml। बट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मैंने बोला कैपेसिटी जहां भी रहेगी नॉर्मल, लेकिन रेसिडुअल मींस बचा हुआ, कब बचेगा, एक्सपायरेशन के बाद बचता है, तो क्या हो जाएगी, रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ओके, तो रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यहाँ पर क्या था, दोनों में अंतर क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में रिमेन इन लंग बोथ आर सेम, आफ्टर सेम, बट फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जो बचता था रेसिडुअल वॉल्यूम, मैंने बताया वॉल्यूम फोर्सिबल रहेगा बट कैपेसिटी नॉर्मल है। तो रेसिडुअल कैपेसिटी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, रेसिडुअल वॉल्यूम फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जो बचेगा वो कहला देगा। क्लियर, ऐसे याद कर सकते हो, दोनों साइड में मैंने इसीलिए रखा कि दोनों आप कोरिलेट कर लो। ओके, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम मींस 1100 ml, 1200 ml, 2300 ml। ये वॉल्यूम की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ओके, नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर एक्सपायर, इंस्पायर या एक्सपायर करेगा ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पिरेशन, नॉर्मल रिस्पिरेशन में जितना वो नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर करेगा टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। 500 ml पर ब्रीथ होती है। टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीथिंग रेट क्या बोलते हैं, ये टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीथिंग रेट, ये क्या हो जाएगी, ये टोटल टाइडल वॉल्यूम पर मिनट हो जाती है। तो पर मिनट टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये 500 ml टू 12 इंटू 16 ब्रीथिंग रेट पर मिनट होती है, तो 6000 ml टू 8000 ml ये हो जाएगा, मतलब 6000 60,000 ml पर मिनट टाइडल वॉल्यूम हो जाएगी। क्लियर, तो टाइडल वॉल्यूम दो होता है, एक एनाटॉमिकल एक फंक्शनल। ओके, तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस में जो वॉल्यूम पाई जाएगी वो 150 ml होती है। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, मींस क्या, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रांक्यूल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रांक्यूल तक की क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। यहाँ पर कितना वैल्यू होगी, 150 ml वैल्यू पाई जाती है। एंड टाइडल वॉल्यूम 500 ml को कितने भाग तोड़ा जा सकता है, ये 150 एंड 350। तो 150 दिस इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस, दिस इज पार्ट इज हेल्पिंग पार्ट इन पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, ये 350 ml ये एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ लंग में रहेगा एंड नो पार्टिसिपेटर इन गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, नो पार्टिसिपेट।
ये कंडक्टिंग पार्ट ऑफ लंग ये हो जाएगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रांकियल। ओके क्लियर। वॉल्यूम हम लोग का इंड हो गया। क्लियर। तो ये वॉल्यूम आप लोगों को याद करनी है, कोरिलेट करके जैसे भी याद कर सकते हो, आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने जितना सिंपल वे हो सकता उतना सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट किया। ओके एक क्वेश्चन ये है कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, नॉट मेजर बाय रेस्पिरोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट measured by respirometer. All volume and capacity measured by respirometer, but residual volume respirometer से नहीं मेजर किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछता है कौन सा वॉल्यूम नहीं मेजर किया जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं मेजर किया जा सकेगा। ओके ये डायग्राम शो कर रहा है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को डायग्रामेटिक या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शो कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया सारा समेशन सारा समराइज यहाँ पर है, केवल इतने में। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको उसको समझ करके प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा। ओके तो हम लोग देखते हैं, दिस इज नॉर्मल इन एंड आउट पर ब्रीथ, दिस इज टाइडल वॉल्यूम, दिस इज टाइडल वॉल्यूम। ओके अपर लोअर, तो पर टाइम पर ब्रीथ जितना एयर लेगा ये टाइडल वॉल्यूम होगा। उसका पर ब्रीथ के टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जितना वो इंस्पायर कर सकेगा, जितना इंस्पायर कर सकेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज inspiratory reserve volume, this is inspiratory reserve volume। okay this is inspiratory reserve volume। next ये जब डाउन जाता है, ये जितना ये इंस्पायर किया, अब जितना ये निकालता है ये, ठीक है, रिस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम के बाद ये डाउन साइड जितना जाएगा ये क्या कहलाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मीन्स अपसाइड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डाउन साइड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर। ओके एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके दिस इज ऑल आर नोन एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके दिस इज IRV प्लस TV। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम मीन्स कल की दोनों क्या हो जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। क्लियर। दिस इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके क्लियर। नेक्स्ट अब टाइडल वॉल्यूम ओके प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके बोथ आर नोन एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोल देंगे। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मीन्स दिस इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एंड दिस इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके दिस इज IC, दिस इज EC। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट वो अमाउंट ऑफ एयर, मतलब वो एयर जो कि रिस्पायरेटरी वॉल्यूम में रिस्पायरोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता है, रिमेन इन लंग, क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। दिस इज डैश डैश नॉट मेजर्ड इन रिस्पायरोमीटर नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके क्लियर। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके दिस इज ऑल आर नोन एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोल देते हैं। ओके क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट दिस इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम, next expiratory reserve volume, all are known as vital capacity। this is IRV, tidal volume, ERV।
तो ये तीन की तीनों क्या है, वाइटल कैपेसिटी हो जाएंगी। ये क्या है, वाइटल कैपेसिटी मीन्स दिस इज IRV, यहाँ से यहाँ तक TV, दिस इज TV एंड दिस इज ERV। ओके, तो ये तीन की तीनों क्या कहलाती हैं, वाइटल कैपेसिटी कहलाती हैं। वाइटल कैपेसिटी दिस इज ओके। अब वाइटल कैपेसिटी में एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। ओके क्लियर। तो आप लोग याद करना है कि ये वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल के वॉल्यूम मिल करके टोटल लंग कैपेसिटी हो जाती है, मीन्स BC प्लस RV। ये तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम टोटल लंग कैपेसिटी। ओके क्लियर। तो ये सारे ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे समझाया आप लोग इसको एक दो बार ध्यान दे दीजिएगा, याद हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ डायग्राम में आ जाते हैं जो हमने डिवीजन किया है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी माइनस एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी माइनस एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर इसको एंड कर देंगे तो क्या बचेगा, दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम बचेगा। ओके सो दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ये इसी डायग्राम से क्वेश्चन निकल सकता है, बाकी आप लोग रट करके कभी नहीं निकाल पाओगे इस क्वेश्चन को। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी माइनस एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों को एडिंग करके था ना, तो रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। ओके नेक्स्ट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दिस इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये देखो यहाँ तक पूरा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी नोन एज ऑल आर नोन एज टोटल TLC। यस TLC। ओके दिस इज TLC के बराबर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी, दिस इज वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, दिस इज known as TLC, yes total lung capacity also. Then inspiratory capacity, this is inspiratory capacity plus expiratory reserve volume, this is expiratory reserve volume. Okay तो inspiratory capacity plus expiratory reserve volume, this is inspiratory capacity। ओके प्लस क्या है ये, दिस इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यहाँ तक होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस दिस इज नेक्स्ट दिस इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके एंड दिस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोथ आर नोन एज क्या, वाइटल कैपेसिटी बोले गए हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो आप लोग ये डायग्राम याद करने हो, जो जो लिखा है इसको ध्यान दो, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एयर का पार्शियल प्रेशर कहाँ पर क्या है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेटरी गैसेस O2 CO2 एटमॉस्फेयर में 159 mmHg O2 का है, CO2 को 0.3 है। बट एलोलाई में ऑक्सीजनेशन होता है, तो एलोलाई में जो गैसेस होंगी वही कहाँ पर होंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। मीन्स याद करना है क्या, एलोलाई इज इक्वल टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एलोलाई में 104 है बट ऑक्सीजनेटेड में 95 है। ये CO2 कितना है, CO2 एलोलाई में 40 है, तो यहाँ भी 40 है। ये एकदम बिल्कुल करेक्ट है, मतलब जो वैल्यू ऑक्सीजनेटेड में होगी वही एलोलाई में होगी, वहीं से ब्लड जा रहा है। ठीक है क्लियर है। बट आप लोग कहोगे कि CO2 तो क्लियर है, ये बातें तो सही है, एलोलाई इक्वल टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्लियर है, CO2 वैल्यू क्लियर है, याद रखिए आप लोग। बट ये कहाँ से कम हो जाता है, एलोलाई को भी 104 है, यहाँ पर है 104, इसको भी होना चाहिए बट नहीं होता। क्यों, क्योंकि एलोलाई में ये देखो O2 104 है बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 95 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से पूरा डिफ्यूज होना चाहिए, 100% डिफ्यूजन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका रीजन ये है कि यहाँ से लंग से एक वेन आती, कौन सी आती है, ब्रोंकियल वेन, दिस इज नोन एज
ब्रोंकियल वेन, वेन मतलब डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। आप लोग रटते हो, कम क्यों है? रटते क्यों? आप नहीं रटना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांकियल वेन है तो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड पाया जाएगा। ओके, जब डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होगा तो O2 की वैल्यू डिक्रीज होगी। कितनी होगी? O2 की वैल्यू डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड में कितनी है? 40 है। तो यहाँ पर ये आकर के ये मिक्सअप हो जा रही है किससे? पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड में डीऑक्सीजनेटेड की मिक्सअप हो जा रही है। ब्रोंकियल वेन लंग्स से निकलती है, लंग्स निकल करके पल्मोनरी वेन में जाकर के ब्लड को ड्रेन कर देती है। जब पल्मोनरी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो जो ऑक्सीजनेटेड निकला था एल्वेओलाई से 104 था, अब आकर कितना हो गया? 95 हो आ जाता है। इसी वजह से, यही वजह है कि एल्वेओलाई में 104 रहता है, ऑक्सीजनेटेड में भी 104 होना चाहिए, बट ब्रोंकियल वेन की वजह से ये 95 पर आ जाता है। क्लियर? अब पता चल गया क्यों ऐसा हुआ कि 95 क्यों हुआ? 104 होना चाहिए एल्वेओलाई में, तो ये है भी ऑक्सीजनेटेड में 104 होना चाहिए, बट 95 क्यों हुआ? ब्रोंकियल वेन के ड्रेनिंग की वजह से या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ड्रेनिंग की वजह से पल्मोनरी वेन में ये 95 हो जाता है ऑक्सीजनेटेड में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मैंने बताया एल्वेओलाई जो रहेगा वो ऑक्सीजनेटेड में रहेगा। एल्वेओलाई में CO2 40, ऑक्सीजनेटेड में 40, ये 104 है, बट ये 95 कम क्यों है? ब्रोंकियल वेन की ड्रेनिंग की वजह से। ओके, नेक्स्ट आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वही टिश्यू में है, मतलब जो टिश्यू में होगा, टिश्यू से ही तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, जो टिश्यू में होगा वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पाया जाएगा। तो टिश्यू में 40 O2 है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, टिश्यू में 45 CO2 है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है। तो ये टिश्यू O2 कितना है? O2 40 है, CO2 45 है। क्लियर? ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ जो वेन ड्रेन करती थी डीऑक्सीजनेटेड की वजह से 95 हो जाता था। ठीक है, क्लियर? जो टिश्यू में है वही चीज सेम ये रहा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गया। क्लियर? दिस इज एल्वेओलाई। एल्वेओलाई की ये क्या है? स्क्वेमस एपिथेलियम है। दिस इज ब्लड की स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर मतलब सिंगल सेल होती है, और ये बेसमेंट सब्सटेंसेस है ये। ओके, यहाँ से डिफ्यूजन होता है CO2 O2 का। क्लियर? दिस इज RBC एंड ये कैपिलरी हो जाएंगी ये। ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या होता है कि O2 ट्रांसपोर्ट का 97% बाई RBC या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। इसको क्या बोलते हैं? 97% O2 RBC या ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जाएगा। 3% बाई प्लाज्मा के द्वारा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है O2 ट्रांसपोर्ट। CO2 ट्रांसपोर्ट का 70% बाई बाइकार्बोनेट एंड 20-25% बाई RBC या कार्बामिनो कंपाउंड के द्वारा होगा, एंड 7% बाई प्लाज्मा। ये आपको याद करने हैं। ओके, नेक्स्ट दिस इज नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है जो कि बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, ताक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एंड डिसोसिएशन कर्व दोनों देता है। ताक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को सिर्फ राइट साइड या इसे क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट बोलते हैं, राइट साइड शिफ्ट होता है। तो टिश्यू में क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कहाँ पर होगा? टिश्यू में होगा। ताक्सी हीमोग्लोबिन बन करके लंग्स में कहाँ के? टिश्यू पास के, वहां डिसोसिएट होगा तभी टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगा। तो टिश्यू में क्या होता है? हाई CO2, हाई H+, हाई टेम्परेचर, बट लो O2, लो pH। जब H+ ज्यादा है तो pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये सारी चीजें किसको फेयर करेंगी? ये डिसोसिएशन को फेयर करेंगे। और क्या एक होता है? एक होता है हाई 2,3-DPG या 2,3-BPG बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये भी हाई होना चाहिए। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन बनते हैं, कौन हाई होगा कौन कम होगा। केवल O2 और pH कम होता है बस, बाकी सब हाई होते हैं। सिंपलेस्ट याद करने का तरीका, O2 pH कम होगा तो डिसोसिएशन को फेवर करता है ये। ओके, याद कर सकते हो। कैडेट में क्या होता है? ऑल काजेज राइट शिफ्ट कर्व
या डिसोसिएशन को प्रमोट करेंगे। कैरेट हाई होना चाहिए, CO2 हाई होना चाहिए, एसिड मतलब क्या H+ ज्यादा होना चाहिए, pH कम होना चाहिए एसिड। D फॉर 2,3-DPG हाई होना चाहिए। E फॉर एक्सरसाइज करेंगे तो CO2 बढ़ जाएगी, इसलिए एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए। एंड टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या प्रमोट करती हैं, डिसोसिएशन को प्रमोट करेंगी। फेवरेबल फॉर O2 डिसोसिएशन ऑक्सीहीमोग्लोबिन। दिस इज टिप टुवर्ड राइट साइड, ये राइट साइड से हो जाएगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो। ओके नेक्स्ट, जबकि ये क्या होता है कि एसोसिएशन में जस्ट अपोजिट होगा। ऑल आर एसोसिएशन में क्या होंगे, सब डाउन हो जाएंगे, सब डाउन केवल O2 ज्यादा एंड pH ज्यादा हो जाएगा बस। तो ये लेफ्ट साइड हो जाता है, उसको हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, दिस इज ऑक्सीहीमोग्लोबिन एसोसिएशन कर्व शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा कर्व, नोन एज हेल्डेन इफेक्ट फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन को प्रमोट करता है। कहां पर होगा, ये एल्वेलाई ऑफ लंग में होता है एसोसिएशन। लो CO2 कम होगा, H+ कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, 2,3-DPG कम होगा, बट ऑक्सीजन ज्यादा और pH ज्यादा होने चाहिए। तो ज्यादा होगा, ये क्या प्रमोट करेगा, एसोसिएशन प्रमोट करेगा। प्रमोट O2 बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन RBC एल्वेलाई में। क्लियर, एक याद रखिए, दूसरा भूल जाइए, याद रहेगा आपको। या डिसोसिएशन याद कर लीजिए या एसोसिएशन। डिसोसिएशन का जस्ट अपोजिट एसोसिएशन है, तो डिसोसिएशन याद कर लीजिए कौन सी कंडीशन में होता है। ओके, दिस इज रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। मेडुला ऑब्लांगेटा आर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेडुला ऑब्लांगेटा को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं। नॉर्मल रिस्पिरेशन ब्रीदिंग को ये कंट्रोल करता है मेडुला के। न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स में पाया जाएगा। मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, या मेडुला के फंक्शन को मॉडरेट या कम कर देता है। मींस न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, डिक्रीज कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को डिक्रीज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्विच ऑफ द इंस्पिरेशन को स्विच ऑफ कर देगा, ड्यूरेशन कम कर देगा, याद रखिएगा। न्यूमोटैक्सिक में कहाँ पाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक पॉन्स रीजन में है, दूसरा स्विच ऑफ करता है। ये क्वेश्चन बनेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। कीमोसेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू मेडुला के साइड में पाई जाएगी। CO2 और H+ से ये सेंसिटिव होती है। और रिसेप्टर एसोसिएटेड विद क्या, एओर्टिक आर्चेज एंड कैरोटिड आर्टरी में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं क्या होते हैं, सेंसिटिव टू CO2 और H+ कंसंट्रेशन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। और ऑक्सीजन का रेगुलेशन रिस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है, ऑक्सीजन का नो रोल रेगुलेशन में। ओके नेक्स्ट, डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर क्या है, अस्थमा, जो कि क्वेश्चन इस बार आया था अस्थमा से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफिकल्टी इन इंस्पायरेशन, नो एक्सपायरेशन में डिफिकल्टी होती है अस्थमा में, याद रखिएगा। न्यू क्वेश्चन क्या राइज होगा, अभी तक जो बना है, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज हो जाएगा कि डिफिकल्टी इन इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन में डिफिकल्टी होती है, इंस्पायरेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। ड्यू टू नारोइंग, क्यों एक्सपायरेशन में डिफिकल्टी होती है, ड्यू टू नारोइंग ऑफ डायमीटर, नारो हो जाएगा क्योंकि स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, ये नारो हो जाएगी डायमीटर किसकी, ब्रांकी और ब्रांक्यूल का डायमीटर नारो हो जाएगा। क्यों, इन्फ्लामेशन की वजह से या एलर्जी की वजह से इन्फ्लामेटरी मास्ट सेल वगैरह आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर हो जाएंगे, और इन्फ्लामेशन से ये वाल इसकी क्या हो जाएगी, नारो ल्यूमेन हो जाएगी इसकी ल्यूमेन, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपायरेशन में डिफिकल्टी हो जाएगी। ओके, और नेक्स्ट डायग्नोस्टिक क्या है, इसमें साउंड प्रोडक्शन, व्हीजिंग के आ जाता है, इसमें साउंड क्या होगा, व्हीजिंग राइज हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें साउंड क्या आ जाएगी, व्हीजिंग साउंड राइज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थमा की कैरेक्टरिस्टिक है व्हीजिंग साउंड। ये क्वेश्चन पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, व्हीजिंग मिला अस्थमा है, ये साउंड प्रोड्यूस होता है। ये इन्फ्लामेशन, नारो डायमीटर, व्हीजिंग, 3-4 पॉइंट इसके हैं जो इंपॉर्टेंट है अस्थमा के। ठीक है, तो व्हीजिंग कब राइज होगा, जब एयर पासेस थ्रू नारो डायमीटर ऑफ ब्रांक्यूल से जाएगा तो व्हीजिंग राइज होगा। अब नेक्स्ट आता है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में क्या होता है, ये एम्फाइसेमा ये सिगरेट स्मोकर्स में मेनली होता है। इसमें एल्वेलाई क्या करती है, लॉस इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोलर वाल, एल्वेलाई अपनी वाल की इलास्टिसिटी को लॉस कर देती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोलर वाल लॉस इन एम्फाइसेमा। तो क्रोनिक डिसऑर्डर होता है ये, इन विच एल्वियोलर वाल आर डैमेज, जब एल्वेलाई वाल डैमेज हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी सरफेस उसका डैमेज हो जाएगा, और क्या होगा, मेनली सिगरेट स्मोकिंग के द्वारा होता है। इलास्टिसिटी ऑफ
बाल की डैमेज हो जाएगी। इतने पॉइंट है इसके। ओके नेक्स्ट, अब आता है ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर मतलब कि जो हम लोग वर्क करते हैं, काम धंधे से जो डिसऑर्डर होगा रेस्पिरेशन में, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। क्रोनिक डिजीज होती है ये, 10 से 15 साल लग जाते हैं, 10 to 15 ईयर, 20 ईयर्स लग जाएंगे इसको डिजीज फॉर्मेशन में। इन्फ्लामेशन, ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है ये। ओके जैसे सिलिकोसिस, सिलिका इंडस्ट्री में सिलिका एक्सपोजर में सिलिकॉन पार्टिकल्स ज्यादा लंग्स में डिपॉजिट होंगे और फाइब्रोसिस हो जाएगी, सिलिकोसिस। एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टॉस एक्सपोजर से होगा। बैगोसिस, बैगोसिस, बैगो मतलब शुगर, शुगर मिल इंडस्ट्री में शुगर फाइबर की वजह से बैगोसिस होती है। अब बायोसिनोसिस, ये कॉटन इंडस्ट्री में बायोसिनोसिस होती है। ओके नेक्स्ट है occupational respiratory disorder in certain industries, especially involving the grinding or stone breaking industry में so much dust produced, dense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure, very long exposure होता है, can give rise to inflammation leading to fibrosis हो जाएगी, proliferation of fibrous tissue and causing serious lung damage हो जाएंगी। Worker in such industry should फिर प्रोटेक्टिव मास्क से प्रिवेंट किया जा सकता है, मास्क पहन करके फाइबर से या डस्ट पार्टिकल से बचा जा सकता है। ओके नाउ वी आर कम ऑन द क्वेश्चन पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete 500 ml tidal volume तो expiratory reserve volume 1000 ml है respectively. What will be expiratory capacity? Okay EC क्या था, TV plus ERV means 500 plus इज इक्वल टू 1500 ml हो जाएगा, जबकि रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 आरवी दिया है, आरवी से कोई रिलेशन नहीं है, तो 1500 ml एक्सपायरी कैपेसिटी हो जाएगा। आंसर नंबर बी। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज 1500 ml हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 2, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जन ओके एंड पॉल्यूटेंट की वजह से, एलर्जी एंड पॉल्यूटेंट, many people urban areas suffering from respiratory disorder causes wheezing, very important, wheezing किसमें था, ये अस्थमा में था। ओके तो ये अस्थमा के बारे में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। रिडक्शन इन द ऑप्शन, रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट बाय pneumocyte, नो। benign growth of the mucus lining nasal cavity, this is nasal cavity, okay, and this is benign growth, this is known as nasal polyp, so this is not asthma, this is nasal polyp है। inflammation of bronchial, yes, this is asthma है। okay asthma। next proliferation of the fibrous tissue का proliferate होना और रेगुलर वाल को डैमेज करना क्या था, occupational respiratory disorder। ये occupational respiratory disorder है। so answer of this question is asthma is C, inflammation of bronchial। okay next question, select the correct statement, नीट 19 में आया था। एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सपायरेशन किसकी वजह से होता था, एक्सपायरेशन ड्यू टू इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल से नहीं होता था। ओके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, सो अपोजिट मसल रॉन्ग। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेयर, क्या बोल रहा है, कौन सा करेक्ट है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंस्पायरेशन, यस एटमॉस्फेयर से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा तो इंस्पायरेशन हो जाएगा, यस करेक्ट आंसर। ओके इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो जाएगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से तो क्या होगा, ये एक्सपायरेशन हो जाएगा। ओके इंस्पायरेशन नहीं है, ये इंस्पायरेशन नहीं, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। एक्सपायरेशन इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, नो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि कैसे होगा, रिलैक्सेशन से हो जाएगा। ओके सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो आप लोग इंस्पायरेशन देख सकते हैं, इंस्पायरेशन कब होगा, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके क्लियर, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके नेक्स्ट,
Which of the following option correctly represent the lung condition asthma and emphysema respectively? तो अस्थमा में क्या होता है? inflammation bronchi and bronchiole. emphysema में decreased respiratory surface. Okay, तो option A inflammation of the bronchiole. Yes, inflammation of the bronchiole. Yes, correct. This is right. And decreased respiratory surface किसके लिए है? emphysema. Yes, both are correct. So answer A. Other option increase number of the bronchiole. No. इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं, डिक्रीज हो जाता है ये एम्फिसेमा में. इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस नो. इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल नो, रॉन्ग है. डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस दिस इज एम्फिसेमा. इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल अस्थमा सही है, बट ये रिस्पेक्टिवली नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. इन्फ्लेमेशन ब्रोंकियोल अस्थमा एंड एम्फिसेमा डिक्रीज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द आइटम गिवन कॉलम फर्स्ट वूज कॉलम सेकंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. टाइडल वॉल्यूम, यस टाइडल वॉल्यूम 500 to 550 ml. ओके. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000 ml. ओके. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml. ओके. नेक्स्ट Decidual volume 1100 to 1200 ml. Okay, next. Which of the following occupational respiratory disorder anthracosis ये कौन काज करता है? Bacillus anthrax बैक्टीरिया. Okay. Bacillus anthracis बैक्टीरिया ये Bacillus anthrax बैक्टीरिया एंथ्रासिस डिजीज कॉज करे, एंथ्राक्स डिजीज कॉज करता है. सिलिकोसिस, यस दिस इज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर बाय सिलिका से होगा, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. बार्टोलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बार्टोलिज्म बैक्टीरिया से क्लोस्ट्रीडियम बार्टोलिज्म डिजीज ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है. एम्फिसेमा सिगरेट स्मोकिंग से कॉज करता है. सो क्लियर. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिलिकोसिस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ओके, नेक्स्ट. lungs are made up of air filled sac lungs है. the alveoli they do not collapse. lung air filled sac होता है, alveoli में एयर रहती है, बट आपस में कोलैप्स नहीं होते हैं. आफ्टर फोर्सफुल एक्सपांशन करने के बाद भी alveoli कोलैप्स नहीं होते. क्यों? क्योंकि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नो, टाइडल वॉल्यूम नो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नो, डेसिडुअल वॉल्यूम कुछ न कुछ एयर उसमें रहती है, इस वजह से ये कोलैप्स नहीं होती. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज decidual volume. Okay. Question number 8. The partial pressure of oxygen in the alveoli of lung is. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में क्या होगा? एल्वेलाई में कितना है? 104 है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है. डीऑक्सीजनेटेड में 40 है. ये O2 होगा, O2 का. क्लियर. तो इक्वल दैट इन द ब्लड, क्या इक्वल है ब्लड के एल्वेलाई और ब्लड में? नो इक्वल. मोर देन इन द ब्लड, मोर देन दैट इन द ब्लड, ब्लड से ज्यादा है. यस, ब्लड से ज्यादा है ये. ठीक है. एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ब्लड से ज्यादा होता है. लेस देन ब्लड नो, लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड नो. ओके. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोर देन दैट इन ब्लड, ब्लड से ज्यादा हो जाएगा एल्वेलाई. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ के बीच में लंग्स कोलैप्स नहीं करता है ये. एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स में ऑलवेज कुछ एयर बची रहती हैं विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स. लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होता है? ऐसा नहीं है. देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर. दिस इज द लंग्स एंड दिस इज प्लूरा. तो प्लूरा के अंदर जो निगेटिव प्रेशर होगा ऑलवेज लंग्स को स्ट्रेच करके रखता है. देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग लंग्स वाल को ऑलवेज क्या करेगा? अपने तरफ स्ट्रेच करके रखता है. इस वजह से क्या कोलैप्स नहीं होने पाता है. ओके. देयर इज द पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर नो. प्रेशर इन द लंग्स हायर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नो. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B. there is a negative intrapleural pressure pulling lungs वाल को पुल करके रखता है, इसलिए वो कोलैप्स नहीं हो पाती. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिडक्शन इन द pH ऑफ द ब्लड विल बी. pH का ब्लड का pH रिडक्शन होगा तो क्या होगा? डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एफिनिटी ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. यस.
pH डिक्रीजेज मीन्स क्या, H प्लस इंक्रीजेज, H प्लस इंक्रीजेज होता था तो क्या होता था, ये डिसोसिएशन को प्रमोट करता था, डिसोसिएशन प्रमोट करता था। डिसोसिएशन प्रमोट मतलब क्या, एफिनिटी डिक्रीज, जब एफिनिटी डिक्रीज होगी तभी तो ब्रेकिंग हो पाएगी। तो रिडक्शन इन पीएच, H प्लस इंक्रीज हो जाएगा तो डिसोसिएशन प्रमोट करेगा, डिसोसिएशन प्रमोट होगा तो एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यस करेक्ट। Decrease the bicarbonate ion level, no. Reduce the rate of heartbeat, no. Reduce the blood supply to correlation है। So answer of this question is A. Decrease the affinity of hemoglobin with oxygen से जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की affinity डिक्रीज होगी तभी डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन promoted by H plus increases, pH decreases, clear? Known as बोहर इफेक्ट बोलते हैं इसको। राइट साइड शिफ्ट होगा करो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काजेज मेनली सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग से रेस्पिरेटरी क्रोसिस, एम्फाइसेमा, यस ये हो जाएगा। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा नहीं होगा, अस्थमा क्या एलर्जी की वजह से होगा, ठीक है, एलर्जी या इन्फ्लेमेशन से होगा, व्हेन व्हीजिंग आएंगी इसमें साउंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, asthma may be attributed to inflammation of trachea, no. Accumulation of fluid in the lungs, no. Bacterial infection in the lungs, no. Allergic reaction of the mast cell in the lungs, yes. Allergic reaction से क्या होगा, mast cell से इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ये करेगा अस्थमा काज करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name of the pulmonary disease in which alveolar surface area involved in the gaseous exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar wall। तो डैमेज वाल को हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, emphysema, cigarette smoking, elasticity of the alveolar wall decreases। Pneumonia no, अस्थमा नो, प्लूरिसी नो, emphysema यस। न्यूमोनिया में क्या होता है कि एयर फिल्ड हो जाती है, किसमें, एल्वेलाई में, ठीक है, एल्वेलाई filled with फ्लूइड एंड एयर से फिल हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या होती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, ये वायरल डिजीज हो सकती है। प्लूरिसी प्लूरल वाली इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ओके। और पेन काज करता है, अस्थमा जानते हो आप लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एम्फाइसेमा। तो अस्थमा में क्या होता है, वेजिंग आएगी और ब्रांक्यूल की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, नारो हो जाएगी डायमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस ब्लड विच फर्स्ट लीड टू अर्ज टू ब्रीथ, ठीक है। अगर आपने अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लिया तो कौन सी गैस बढ़ जाएगी जिससे तो आपको ब्रीथ लेने की आवश्यकता पड़ेगी, कह रहा है। फॉलिंग CO2 कंसंट्रेशन, नो। रेजिंग CO2, फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन, O2 का कोई रोल नहीं होता है ब्रीथिंग रेगुलेशन में, ओके। फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन, नो। राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन, यस, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन आपको ब्रीथिंग करने के लिए अर्ज करेगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, O2 का कोई रोल नहीं, O2 का घटना बढ़ना कोई रोल नहीं है रेगुलेशन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, approximately 70% of the carbon dioxide absorbed by blood will be transported to the lungs, ठीक है। 70%, 70% किसके द्वारा था, बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा। सो बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा 70% जाएगा, 70%, ओके। डिजॉल्व्ड गैस इन प्लाज्मा 7%। बाइंडिंग आरबीसी या कार्बो हीमोग्लोबिन कितना, 20 to 25%, ओके। सो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, showing diagrammatic view of the human A respiratory system ABCD, select the option which give correct identification, main function or characteristic। A क्या है, ट्रैकिया, एंड बी प्लूरा, सी एलुलाई, डी फ्रॉग, ओके। ऑप्शन देखते हैं, सी एलुलाई, यस करेक्ट है। इनवॉल्व वेस्कुलर लैवेगुलर स्ट्रक्चर, यस करेक्ट है।
स्ट्रक्चर फॉर गैसेस एक्सचेंज, थिन वॉल वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यस करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सी करेक्ट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए है। नेक्स्ट डी फॉर डायफ्राम, लोअर एंड ऑफ द लंग, नो लोअर एंड ऑफ लंग नहीं है, डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, पुल डाउनवर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है कि इंस्पिरेशन में डाउन होता है, बट ये लंग नहीं है लोअर एंड, ये डायफ्राम है, इसलिए ऑप्शन गलत है। ट्रैकिया, ए ट्रैकिया है, ये करेक्ट है, ओके। लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय, लॉन्ग ट्यूब है, करेक्ट है, सपोर्ट बाय कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है ये, एंड कंडक्टिंग स्पाइडर, ये करेक्ट है, बट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये गलत हो जाएगा, ओके। डी बी प्लूरल मेम्ब्रेन है, करेक्ट है, ओके। सराउंडिंग रिब्स, सराउंडिंग रिब्स नहीं, सराउंडिंग लंग्स को करता है ये। बोथ साइड ऑफ प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग, कुशन अगेंस्ट रबिंग ये करेक्ट है, फ्लो मेम्ब्रेन करेक्ट, बट सराउंडिंग रिब्स ये रॉन्ग है, ये लंग्स को करता है, इसलिए रॉन्ग है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए, मींस एल्वेओलाई थिन वॉल्ड होता है, उसके बैग लाइक स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इंस्पिरेशन इन द ह्यूमन में क्या करेक्ट है ये? सिगरेट स्मोकिंग may lead to inflammation of the bronchi, no, सिगरेट स्मोकिंग से एल्वेओलाई डैमेज होती है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, नो इंक्रीज नहीं, डिक्रीज करता है, सो बी रॉन्ग। वर्कर इन द ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, यस लंग फाइब्रोसिस से होता है, ये करेक्ट है। ये 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट, हीमोग्लोबिन कार्बामिनो कंपाउंड, हीमोग्लोबिन कार्बामिनो कंपाउंड में कितना जाता है 23% एवरेज, ओके, सो रॉन्ग। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द फिगर गिवन बिलो shows a small part of human lung where the exchange of gases take place, means alveoli. Select the option which represent the label part A, B, C, D correctly identified along with situation. C, this is RBC, B, this is blood vessel wall, means कैपिलरी वाल, एक प्रकार से बोल सकते हो, कैपिलरी की वाल्स हो जाएगी। D, बेसमेंट सब्सटेंसेस हो जाएंगे। ए फॉर एल्वियोलाई, ओके, ब्लड वेसल है, कैपिलरी की वाल हुई हो जाएगी, ओके। सी ब्लड वेसल या कैपिलरी वाल, ओके, क्लियर। सी कैपिलरी, आर्टेरियल कैपिलरी है, नो, ऑप्शन ए रॉन्ग, पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, रॉन्ग है। ए एल्वियोलर कैविटी है, करेक्ट है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यस। एंड डी कैपिलरी वाल, नो, डी कैपिलरी वाल नहीं है, एक्सचेंज ऑफ O2, नो। बी आरबीसी नहीं है, बी क्या है, कैपिलरी वाल है, सो आंसर बी एल्वियोलर कैविटी है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ओके। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी हो जाएगी, मींस ए एल्वियोलर कैविटी है, ये मेन एक्सचेंज की साइट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a large question number 90, a large proportion of oxygen remain unused human blood even after the uptake by body tissue, body tissue के अपटेक के बाद भी large proportion ऑक्सीजन अनयूज बचा रह जाता है। दिस O2, ये O2 क्या होता है, ये O2 ये स्टोरेज रहता है मस्कुलर एक्सरसाइज के लिए, एक्ट एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, यस दिस इज करेक्ट, ये मस्कुलर एक्सरसाइज के लिए रिजर्व में रहता है ये, ओके। रेज द PCO2 ऑफ ब्लड 75 mg, no, enough to keep oxyhemoglobin, no, help to releasing more O2 to epithelial tissue, no. So answer this question is A हो जाएगा, act as a reserve during muscular exercise के लिए हो जाएगा, जो ऑक्सीजन बचेगा रिजर्व रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन 25, which are one of the following possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort, कॉन्शियस एफर्ट से कौन सा बेस्ट कह रहा है ब्रीथिंग के लिए सही है? वन कैन ब्रीथ आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, नो दिस इज रॉन्ग। वन कैन ब्रीथ आउट एयर थ्रू स्टेशन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ, कह रहा है कि नोज एंड माउथ को क्लोज कर दिया जाए तो ब्रीदिंग क्या स्टेशन ट्यूब से होगी, तो स्टेशन ट्यूब किससे, मिडिल ईयर टू नाजोफेरिंग से फेरिंग से कनेक्टेड करता है ये, ओके, और प्रेशर को इक्वलाइज करता है बोथ डायरेक्शन में, ओके, क्लियर। तो देखते हैं इस ऑप्शन को, वन कैन कॉन्शियसली ब्रीथ इन
and breathe out, moving the diaphragm alone without ribs at all. No, केवल डायफ्राम एलोन से नहीं ब्रीदिंग किया जा सकता, सो दिस इज रॉन्ग, रिब्स को मूव करना पड़ेगा. The lungs can made fully empty by forcefully breathing and out air from them. क्या fully empty किया जा सकता है lungs को? fully empty नहीं किया जा सकती है. तो A, C, D wrong हो जाएगा. So आंसर क्या होगा? आंसर B हो जाएगा. Means one can breathe out, ब्रीथिंग आउट कर सकते हैं थ्रू स्टोशियन ट्यूब के द्वारा बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ क्लोज करके किया जा सकता है. जल्दी पॉसिबल नहीं है बट किया जा सकता, हो सकता, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में. ए सी डी ऑल आर रॉन्ग हो जाता है तो ऑप्शन बी ही बचता है, जो कि मे भी पॉसिबल हो सकता है. कुछ पर्सन में, सब में नहीं ऐसा होता है. ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, पॉसिबिलिटी या बी पॉसिबल हो सकता है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. bulk of the carbon dioxide released from body tissue into blood transported as CO means CO2 transporter किससे होगा? bicarbonate in blood plasma and RBC. ठीक है, ये बाइकार्बोनेट के द्वारा और आरबीसी के द्वारा बल्क, प्लाज्मा के बाइकार्बोनेट के द्वारा कितना 70%, ओके, आरबीसी के द्वारा 23% आ जाएगा. ठीक है, फ्री CO2 ब्लड प्लाज्मा नो, 70% कार्बो हीमोग्लोबिन नो, कार्बो हीमोग्लोबिन किससे होगा 23%, और ये 70% बाई कार्बोनेट आयन. सो दिस इज आल्सो रॉन्ग. कार्बामिनो आरबीसी नो, तो बल्क किसके द्वारा होगा बाई कार्बोनेट 70% एंड आरबीसी 23%, 7% बाई प्लाज्मा. ठीक है, एंड 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के जाएगा. सो आंसर ए बल्क ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्टेड बिलो द 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज फॉर जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में. रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ये 1200 ml होता है. ओके, 1200 ml. वायरल कैपेसिटी 4500 ml. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3500 ml. ओके, तो मैच करते हैं ऑप्शन. वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग टू कैपेसिटी इन द वॉल्यूम. सेकेंड मीन्स वाइटल कैपेसिटी. क्या 2500 ml है? नहीं, 4500. सो रॉन्ग. जब ये रॉन्ग हो गया तो इसको देखने को आवश्यकता नहीं हो जाएगी. ओके, बी थर्ड मीन्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml. ये 1200 ml दिया है, 1200 ml. सो दिस इज रॉन्ग. ओके, सी 4 मीन्स inspiratory capacity, this is 3500 ml. yes, 3500 ml correct. Then first residual volume 1200 ml. yes, this is also correct. So C is the correct option. First 40 residual volume 1200, ये 4500 ml. So this is wrong. So answer of this question is C. This is the correct. Okay, next question. ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमंस में आरबीसी कौन सा ट्रू है? ट्रू अबाउट ह्यूमन आरबीसी का कैरी अबाउट 25% ऑफ CO2 आरबीसी. कार्बन हीमोग्लोबिन यस 20 to 25%. यस, दिस इज करेक्ट है. दे ट्रांसपोर्ट 10% ऑफ O2 नो. कितना परसेंट आरबीसी ट्रांसफर करता है? ये 97% ट्रांसमिट करता है. सो दिस इज रॉन्ग. They transport 80% oxygen only. No, 97%. They 20% transport dissolved state plasma. No. So this is wrong. They do not carry CO2 at all. Wrong. So answer of this question is A. They carry about 20-25% CO2 RBC के द्वारा. Okay. Next question. Vital capacity of the 4 lungs. Vital capacity of our lungs. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, इंस्पिरेटरी IRV प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, ERV प्लस क्या होता है? ये टाइडल वॉल्यूम. सो दिस इज रॉन्ग. नो दिया, नहीं दिया है. ओके, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम. यस, TLC माइनस RVG इक्वल टू VC. दिस इज करेक्ट हो जाएगा. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम नो. ठीक है, IRV TV प्लस ERV इज इक्वल टू VC होता है. सो दिस इज रॉन्ग. टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपिरेटरी वॉल्यूम TLC माइनस ERV
नहीं, दिस इज रॉन्ग, IRV हो तो ये हो जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, तो से होता है, सो दिस रॉन्ग। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, द हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फीटस, हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस वेरी इंपॉर्टेंट है, has only two proteins available to TCT4? No, this is wrong. Has higher affinity for oxygen than that of adult? Yes, this is correct. क्यों हायर एफिनिटी होती है? क्योंकि इसके पास HbF फीटल हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि ऑक्सीजन कम है, मदर से उसको लेना है ऑक्सीजन को, तो उसके पास एफिनिटी ज्यादा होगी, जो कुछ थोड़ा भी स्मॉल अमाउंट ऑक्सीजन मिले उसको ट्रैप कर लेता है ऑन द स्पॉट। ओके, इसलिए हायर एफिनिटी होती है ड्यू टू HbF फीटल हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। सो दिस इज करेक्ट है। ओके, लोअर एफिनिटी, नो, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन सेम एज, नो, सेम नहीं होती, लोअर नहीं होती, हायर होती है। सो ह्यूमन से क्या होगा, ये हायर एफिनिटी होती है फीटल की। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। ओके, करेक्ट। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर। ओके, सारे क्वेश्चन और थ्योरी भी डिस्कस कर लिए। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसे बन रहे हैं, कैसे आपके लिए बेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।